हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन मेड विद विजय। जैसा कि हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर्स को कवर कर दिया है, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। मैं कई बार आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही बताता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर्स में नए हैं तो पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले ओल्ड लेक्चर्स को देखिए। ये जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ऑप्स और गायनी में, ये लेक्चर नंबर 1 से 7 तक आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ये जो हमारा आज लेक्चर चालू होने जा रहा है वो लेक्चर नंबर 8 है। हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डिटेल में, डेप्थ में, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, बिलीव बनाए रखें। मैं हमेशा हर एक दिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करने के लिए, आपके लिए बेनिफिट के लिए बहुत सारा कुछ सोच के रखा हूँ। बट अभी ये चैनल का इनिशिएशन पॉइंट है, तो पहले तो आपसे कोऑपरेशन मांगता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इस चैनल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, ताकि इस चैनल को जब व्यूज़ आएंगे, सपोर्ट मिलेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 8 विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है हमारा। लेक्चर नंबर 8 दैट इज हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। मैंने आपको अगर याद होगा प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि दो ऐसे फोर्सेप हैं जिसके पास रैचेस लॉक नहीं थे। याद करो, ऐसे दो फोर्सेप थे जिसके पास रैचेट लॉक नहीं थे। कौन कौन से थे? रैचेट लॉक नहीं थे। कोई दो फोर्सेप के नाम बताइए। बाकी आपको पता, बाकी सारे के सारा फोर्सेप में क्या था? रैचेस लॉक थे, मात्र दो में नहीं थे। एक तो आपको यहाँ पे, एक मिनट, एक थे आपके ओवम फोर्सेप, जो कि आपका पूरा नाम यहाँ दिख रहा है, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। ठीक है, और दूसरा था चिटल फोर्सेप। ये दो फोर्सेप ऐसे थे जिसके पास रैचेस लॉक नहीं थे, बाद बाकी सारे के सारे फोर्सेप के पास रैचेट लॉक थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को बिना लेट किए हुए। हम लोग हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर्स को। आप लोगों को प्रॉपर दिख पा रहा होगा? ओके, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इतना बता के छोड़ा था कि अगर 12 वीक तक यूज वेयर डूइंग सक्शनिंग इवैक्यूएशन, अगर 12 वीक तक आपको सक्शनिंग इवैक्यूएशन करना है, देन वी यूज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज एज वेल एज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। मैंने आपको बताया था कि अगर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के वक्त, अगर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम तक अगर उसमें सक्शनिंग इवैक्यूएशन करना हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12 वीक के बाद जेस्टेशनल एज जाती है तो उस वक्त हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज का यूज़ नहीं करते हैं, उस वक्त हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज का यूज़ नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में हम लोग जो यूज़ करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्पून शेप फोर्सेप होते हैं। फोर्सेप स्पून शेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है? हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप है ये हमारा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बता रखा था, ये एक ऐसा फोर्सेप है जिसके पास रैचेस लॉक नहीं होंगे। रैचेट लॉक नहीं होंगे। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, चम्मच की तरह बना हुआ है, ये स्पून शेप टिप विथ फेनिस्ट्रेशन। इसके पास क्या होंगे, फेनिस्ट्रेशन होंगे, फेनिस्ट्रेशन मतलब लाइनिंग होंगे, ठीक है। नो लॉक टू मेक इट लेस ट्रॉमेटिक, यहाँ पे कोई लॉक नहीं है, क्योंकि अगर ये लॉक रहेगा तो जब इसको हम लॉक करेंगे तो हो सकता है ये ट्रॉमा पहुंचा देगा। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका है, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। इसको याद करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि टिप जो है वो कैसा होगा, स्पून शेप होगा, रैचेस लॉक इसके पास नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप, देखिए क्या है यूजेस। पहला, टू रिमूव प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन में, मिस्ड एबॉर्शन में, व्हेन एबॉर्शन हैपन्स एट ग्रेटर देन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, ऑलवेज रोटेट इट बाय 90 डिग्री टू मेक श्योर यूट्रस इज नॉट हेल्ड। तो आपको ये याद रखना है कि आपको मैंने बताया क्या कि 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड ऑफ एज से अगर ऊपर हो रहा है तो उस वक्त हम हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप का यूज करेंगे कि यूट्रस के अंदर में कोई अभी भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाला प्रोडक्ट, कोई अभी भी मिस्ड एबॉर्शन वाला प्रोडक्ट, व्हेन एबॉर्शन हैपेंस ग्रेटर देन 12 वीक्स, ऑलवेज रोटेट इट बाय 90 डिग्री टू मेक श्योर यूट्रस इज नॉट हेल्ड। तो ये आपको ये इंश्योर करना है 90 डिग्री रोटेट करके कि अभी भी कोई यूट्रस में कोई कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट, टू रिमूव द बिट्स ऑफ प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि बेबी बाहर निकल गए लेकिन प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स अंदर रह गया हो, जिसके कारण से पोस्टपार्टम हेमोरेज हो जाएगा। तो हो सकता है प्लेसेंटा का कुछ पार्ट रिमेन रह गया होगा यूट्रस में, तो उसको रिमूव करने के लिए, एंड मेम्ब्रेन्स फ्रॉम यूट्रस इन केस ऑफ रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। तो ये सब केस में हम क्या करेंगे, हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम नॉलेज अबाउट एमटीपी के बारे में कुछ पहले नॉलेज देख लीजिए आप कि एमटीपी होता क्या है सर। हालांकि कई बच्चों को पता होंगे लेकिन एमटीपी के कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। क्या बोल रहा है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी कह रहे हैं, एक्ट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1971। कब लाया गया एमटीपी का कॉन्सेप्ट इंडिया में, 1971 में, टू रेगुलेट द कंडीशन अंडर विच अ प्रेगनेंसी कुड बी terminated. The act has been amended multiple times with significant amendments in 2021. Here's an overview of the key provisions and differences between the MTP Act before and after the 2021 amendment. देखिए क्या कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है, जिसको हम लोग MTP एक्ट बोल रहे हैं, वो आया कब इंडिया में, 1971 में आया फर्स्ट टाइम। उसके बाद बहुत सारे इसके अमेंडमेंट भी बनते गए, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज होते गए, डे आफ्टर डे, ईयर बाय ईयर चेंज होते गए। लेटेस्ट जो चला आया एमटीपी का लास्ट अमेंडमेंट जो है देखा गया 2021 में। एक्चुअली में एमटीपी में क्या बताया जाता है कि विच अ प्रेगनेंसी कुड बी टर्मिनेटेड, कौन सी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है और कौन सी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, ये एमटीपी एक्ट में साफ साफ बताया हुआ है। तो हमें यही कुछ समझना है कि जो 1971 में जो पहले कॉन्सेप्ट बना था उसके हिसाब से एमटीपी का डेफिनेशन क्या था, और जो 2021 में एमटीपी का जो अमेंडमेंट एक्ट बना, नया एक्ट बना, उसके हिसाब से एमटीपी का कॉन्सेप्ट क्या बना। तो आइए हम उसे जानते हैं। क्या बोल रहा है, जेस्टेशनल पीरियड फॉर एबॉर्शन, जेस्टेशनल पीरियड बता रहा है क्या होगा, ये 1971 के हिसाब से बताया जा रहा है, ओल्ड वर्जन के हिसाब से 1971 के हिसाब से बताया जा रहा है कि उस वक्त एमटीपी का क्या क्राइटेरिया था। तो क्या कह रहा है कि एबॉर्शन वेयर परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एबॉर्शन कब तक किया जा सकता था, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन तक। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद एबॉर्शन परमिटेड नहीं माना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रेगनेंसीज अप टू 12 वीक द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP वे रिक्वायर्ड। कह रहा है क्या कि अगर माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड ऑफ एज में है, मतलब 12 वीक का बच्चा है,
तो उस वक्त अगर एमटीपी करा रहे हो तो सिर्फ एक रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी, 2 नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 20 वीक के ऊपर और 20 वीक के आसपास बेबी हो चुका है और वो एमटीपी कराने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें कम से कम 2 स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आरएमपी की। देखिए क्या लिखा है, 4 प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 वीक टू 12 टू 20 वीक। अगर 12 से 20 वीक तक अगर आपको एमटीपी करवाना है, द ओपिनियन ऑफ 2 आरएमपी, कितने आरएमपी की जरूरत पड़ेगी? 2 आरएमपी वाज रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर 12 वीक तक करवा रहे हैं आप एमटीपी, यानी कि 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड है, तो उस वक्त एक आरएमपी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक प्रैक्टिशनल डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 12 से 20 के बीच 12 टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड का बच्चा हो चुका है माँ के गर्भ में और उसका एमटीपी करना है, तो हमें कम से कम 2 आरएमपी, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये 1971 का कॉन्सेप्ट था, 1971 का। लेकिन जो अमेंडमेंट बना नया नया, उसमें कुछ चेंजेस है और सुनिए क्या बना। अभी उस 1971 का ही देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन, क्या ग्राउंड्स होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए? तो रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को लग रहा है कि जो बेबी है उसमें वो उससे उसका लाइफ थ्रेटेंड है, उससे उसकी लाइफ को खतरा है फीमेल को, तो वो बेबी को एमटीपी करवा के निकाल सकती है, ठीक है। ग्रेव फिजिकल्स और मेंटल हेल्थ रिस्क टू द वुमेन। अगर लग रहा है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है उससे उसको फिजिकल हेल्थ पे, उसके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रही है, तो वो एमटीपी करवा सकती है। सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज। जो बच्चा होने वाला है पैदा, हो सकता है फिजिकल और मेंटल डिसेबल बच्चा होने की संभावना है, तो उस केस में फीमेल एक अपना राय ले सकती है और वो एमटीपी करा सकती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द 1971, ठीक है। प्रेगनेंसी, एक मिनट, सॉरी छोटा हो गया, हाँ, वेट अ मिनट। प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। या तो कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया जिसके कारण से प्रेग्नेंट हो गई हो फीमेल, या फिर रेप की केस है, तो उस केस में फीमेल जो है उसके पास पूरी राइट है कि वो अपना क्या करा सकती हैं, एमटीपी करा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ टर्मिनेशन, कहाँ पे किस जगह पे करा सकती है। तो क्या बोल रहा है कि टर्मिनेशन कुड ओनली बी कैरिड आउट इन हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई हैं, जहाँ हॉस्पिटल में सारा वेल मेंटेन इस्टेब्लिशमेंट किया गया, वहाँ पे करेंगे। और अ प्लेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और वैसे जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर चुकी है, अप्रूव्ड कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके गांव में या छोटे से क्लिनिकल पे जाके एमटीपी करवा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। उससे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ये एमटीपी का कॉन्सेप्ट कुछ जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। सॉरी, हाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में ये देखो क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन ओरिजिनल एमटीपी एक्ट जो कि कब लाया गया था 1971 में, एंड द अमेंडमेंट एक्ट जो कब लाया गया 2021 में लास्ट टाइम। ये दोनों के बीच डिफरेंसेस देखिए क्या दे रखा है। क्या बोल रहा है, जेस्टेशनल पीरियड देखिए, ओरिजिनल अप टू 20 वीक, मतलब अकॉर्डिंग टू 1971 के हिसाब से देखा जाए तो 20 वीक तक आप एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट बना उसमें क्या बोला, अप टू 24 वीक फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, नो अपर लिमिट फॉर सीवियर फीटल एबनॉर्मलिटीज एज डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड। क्या बोला कि जो अमेंडमेंट यानी कि 2021 के हिसाब से देखा जाए तो अप टू 24 वीक्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, नो अपर लिमिट फॉर सीवियर फीटल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि 24 वीक से ऊपर एक्चुअली में आपको नहीं जाना है, लास्ट 24 वीक याद रखना है, ठीक है।
मेडिकल ओपिनियन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या बोल रहा है, तो सुनिए मैंने क्या भरा ओरिजिनल में कि 1 आरएमपी की रिक्वायरमेंट थी कब, 12 वीक तक, और 2 आरएमपी की रिक्वायरमेंट थी कब, 12 से 20 वीक तक। लेकिन जो अमेंडमेंट वाला है उसमें क्या बोलता है कि 1 आरएमपी चाहिए 20 वीक तक और 2 आरएमपी चाहिए 20 to 24 वीक तक। देखो डिफरेंसेस दिख गया ना सामने, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। नेक्स्ट बोल रहा है कैटेगरीज ऑफ वुमेन, वुमेन की कैटेगरीज इसमें बांटा है, देखो क्या है, 1 मिनट। ओरिजिनल क्या बोल रहा था, लिमिटेड टू मैरिड वुमेन फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वैसे फीमेल जो मैरिड है और कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया तो उस केस में करा सकते थे, ये 1971 था, और रेप के भी केस में। दूसरा अमेंडमेंट में क्या बोलता है, इंक्लूड्स अनमैरिड वुमेन भी इसमें इंक्लूड हो गई, सर्वाइवर ऑफ रेप, इंसेंट विक्टिम्स, माइनर्स एंड अदर वनरेबल वुमेन्स, ये सब अब इंक्लूड कर दिया गया है न्यू एमटीपी रूल्स के हिसाब से, नॉट खिलाफ से। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्या बोल रहा है, द अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोविजन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द वुमेन आइडेंटिटी। उस वुमेन की आइडेंटिटी को आपको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करके रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ये एक्ट में मेंशन है नया वाले में 2021 में, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंसेस था, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि अमेंडमेंट्स इन द एमटीपी एक्ट 2021 में क्या क्या बोल रहा है, तो वही सारा पॉइंट्स है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। वही सारी बातें हैं जो मैंने बताया कि इसमें 24 वीक तक एक्सटेंड करा दिया गया। तो अगर आप इसको डिटेल से जब पढ़ोगे एक एक लाइन को, तो मैं गारंटी देता हूं आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर फिर भी कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप जाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि क्या पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने पॉइंट्स इसलिए आपको रख लिए ना, ताकि आपको इसके बाद कहीं इसका जिक्र ना करना पड़े, इसको कहीं सर्च ना करना पड़े, इसको कहीं से और खोजना ना पड़े कि एमटीपी एक्ट में और क्या क्या चीज़ें होंगी। मैंने सारा चीज़ यहीं पे एक बार में ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट मेंशन करवाया। नेक्स्ट है हमारा न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड 15 नंबर, और वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नोवैक्स इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट मेटल। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इंडोमेट्रियम का बायोप्सी करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड नोवैक्स। दिख रहा है फिगर आपको, और छोटा कर देता हूं, अभी क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले पाएंगे इसका। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट, नोवैक्स। पूरा नाम क्या है, नोवैक्स इंडोमेट्रियल बायोप्सी, नोवैक्स इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट, मतलब खुरेचना है इससे, ठीक है, क्यूरेट मेटल, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे में जो दिया हुआ है थंब रेस्ट है, क्लियर है। ऊपर में देखो टिप जो है डिस्टल एंड हैज कर्व्ड, ये वाला पार्ट डिस्टल है, ये वाला हमारा पार्ट प्रॉक्सिमल है। नीचे जितना जाओगे थंब के तरफ, ये प्रॉक्सिमल होगा, प्रॉक्सिमल एंड। ऊपर जाओगे तो डिस्टल एंड होगा, तो डिस्टल एंड के पार्ट कर्व है, और कर्व में भी जरा सा आप ध्यान देखो, यहाँ पे ऐसे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। तो क्या लिखा है, राउंड टिप, आगे वो ऊपर वाला राउंड है विथ ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग हैज़ अ मल्टीपल सेरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरेशन दिख रहा है, दिखने के लिए मिल रहा है। अगर इसमें नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए ओपनिंग दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये ओपनिंग। तो क्या लिखा है, एंडोमेट्रियल टिश्यू कम्स आउट थ्रू दिस। इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, सक आउट हो जाता है, वो बाहर की ओर निकल जाता है। हैव मल्टीपल टीथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है लास्ट वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिलेट। क्या बोलते हैं, स्टिलेट। क्या बोल रहा है, स्टिलेट टू होल्ड इन रिमूविंग द एंडोमेट्रियल टिश्यू एंड फॉर क्लीनिंग।
तो यहाँ पे स्टाइलेट होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पकड़ के हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ए स्टिलेट। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा नोवैक एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट, तो इसके पीछे एक अलग से स्टिलेट लगा रहता है, उसको नीचे की तरफ हम खींचते हैं, वही लिखा हुआ स्टाइलेट टू हेल्प इन रिमूविंग द एंडोमेट्रियल टिश्यू। जो इसके अंदर से एंडोमेट्रियल टिश्यू सक आउट हुए हैं, तो पीछे से जो पाइप है ना हमारा, दैट इज कॉल्ड स्टाइलेट, उससे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है होप सो क्लियर हुआ होगा। मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। इसके डिस्टल एंड देख लीजिए कर्व्ड है, इसके पास मल्टीपल टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके पास सेरेशन भी होगा। आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ नोवैक्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट, देखिए क्या बोल रहा है पहला, इसका यूजेज फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अभी आपने देखा किसके लिए यूज होगा, ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। नेक्स्ट आईओसी, आईओसी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, पोस्ट मेनोपाउजल ब्लीडिंग। देखो जहां कहीं भी लग जाए हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का मतलब ही होता है, हाइपर का मतलब होता है मोर, और प्लेसिया का मतलब होता है टू प्रोलिफरेशन, टू प्रोलिफेरेशन। तो अगर एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेसिया हो रहा होगा तो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है एंडोमेट्रियल में थिकनेस हुआ है, या फिर एंडोमेट्रियल का कैंसर है, या फिर पोस्ट मेनोपाउजल ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब को चेक करने के लिए हम नोवैक एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट मेटल का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। याद रखिएगा हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सेल का प्रोलिफरेशन होना। सेल का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, सेल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। अगर सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस पता करने के लिए हाइपरप्लेसिया कंडीशन जिसको बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर है या नहीं है, या फिर पोस्ट मेनोपाउजल ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब पता करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन ओपीडी प्रोसीजर, नो एनेस्थीसिया नीडेड, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिकेशन फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, कब कब करेंगे हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो क्या हो रहा है कि एनी फीमेल मोर देन 45 ईयर्स विथ एयूबी, एयूबी का मतलब होता है एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, कोई फीमेल 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और उसका जो है एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कि यूट्रस से ब्लीडिंग निकल रहे हैं, कोई कारण पता नहीं है इसका, तो उस केस में हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। बायोप्सी करके हम पता करेंगे कि कहीं हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्रस तो नहीं हो गया है जिसके कारण से यूट्रस का प्रोलिफरेशन हो गया हो, और यूट्रस का प्रोलिफरेशन होने के कारण से, थिकनेस होने के कारण से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, यूट्राइन कैंसर तो नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, एनी फीमेल ऑफ एनी एज ग्रुप विथ अ हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव एस्ट्रोजन एक्सपोजर, अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होगा, यू नो अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो यूट्रस ज़्यादा प्रोलिफरेशन करेगा, यूट्रस ज़्यादा प्रोलिफरेशन करेगा मतलब यूट्रस थिकनेस ज़्यादा होते जाएगा, तो उसका लेवल भी चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको साइड में लिखता हूँ, रुक जाइए। ध्यान देंगे सभी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम बोलिए, कई जगह देखिएगा तो लिखा होगा PCOS लिखा रहता है। इस केस में लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, ज़्यादा। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा, और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो
proliferation of इंडोमेट्रियम ज़्यादा होगा, और जब प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा तो हाइपरप्लेसिया ज़्यादा होगा। हाइपरप्लेसिया ऑफ इंडोमेट्रियम ज़्यादा होगा, और जब हाइपरप्लेसिया ज़्यादा होगा तो थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम ज़्यादा होगा। आई होप से ये बात सारा समझ में आया होगा। स्क्रीन पे कट रहा है क्या? कट रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। हाँ क्लियर है अभी। तो ये पॉइंट देख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके आगे पॉइंट यहाँ तक आ रहा है ना? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो ये सब इंडिकेशन है कि कब कब करेंगे, कि ये क्या मैंने बोला कब करेंगे, जब कोई फीमेल का एज जो है वो 45 ईयर्स से ऊपर हो चुका है और एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा, तब हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से इंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीमेल विथ फेल्ड मेडिकल एमजीटी, मेडिकल मैनेजमेंट, एमजीटी का मतलब होता है मैनेजमेंट, कोई मेडिकल मैनेजमेंट किया और वो फेल हो गया, उस वक्त कर सकते हैं। ऑन अल्ट्रासाउंड इन प्री मेंस्ट्रुअल फीमेल, मेंस्ट्रुएशन करने से पहले, इफ इंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm, और इन पोस्ट मेनोपाउजल फीमेल द थिकनेस ग्रेटर देन और इक्वल टू द 4 mm 4 mm। क्या होता समझिए, कोई फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टार्ट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होने से पहले अगर उसकी इंडोमेट्रियम की थिकनेस 12 mm 12 मिलीमीटर से बराबर या 12 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। या फिर कोई फीमेल जिसमें पोस्ट मेनोपाउजल का केस आ चुका है और उसके बाद उसकी थिकनेस जब चेक किया जा रहा है तो थिकनेस क्या आ रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 mm आ रहा है, तो ये दोनों के केस में हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है यूट्रस में, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा, प्री मेंस्ट्रुअल फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने वाले से पहले वाले फीमेल में, मतलब ऐसी फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने वाली है, उसमें अगर थिकनेस 12 या 12 से ज़्यादा mm का है, देन आफ्टर वी डू अ एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई फीमेल पोस्ट मेनोपाउजल है, मतलब कि 40-45 साल के ऊपर हो चुकी है और स्टिल उसका यूट्रस का थिकनेस 4 mm से ज़्यादा है या इक्वल टू 4 mm है, देन वी हैव टू बी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू चेक विच प्रॉब्लम इन द यूट्रस आर इज एग्जिस्टिंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारा इंडिकेशन था इंडोमेट्रियल बायोप्सी करने का कि कब कब हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक डिफरेंसेस है, क्या बोल रहा है कि नोवैक इंडोमेट्रियल बायोप्सी जो भी पढ़े क्यूरेट, जो कि हमारा एक प्लास्टिक, और एक हमारा है कार्मेन सक्शनिंग कैनुला प्लास्टिक, ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सर नोवैक इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट जो है वो मेटल के थे, एक्चुअली में मेटल के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। तो सर नोवैक इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट प्लास्टिक वाले और कार्बन सक्शनिंग कैनुला, याद करो जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज था उसके ऊपर इसको एडजस्ट करते थे ताकि हम इवैक्यूएशन और सक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या वो समझिए। क्या बोल रहा है फीचर में, सबसे पहले नोवैक इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट प्लास्टिक वाला ये है और इधर है कार्बन सक्शनिंग कैनुला, ये दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। पहला है पर्पस देख रहे हैं, तो इंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए इसको यूज करते हैं। इसको क्यों कर रहे थे? तो यूट्राइन एस्पिरेशन इंक्लूडिंग एबॉर्शन प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे थे।
याद करो सक्शनिंग और इवैक्यूएशन करके जो यूट्रस के अंदर कंटेंट रह जा रहा था उसको सक्शनिंग करके बाहर निकाल दे रहे थे। नेक्स्ट मटेरियल का अगर देखा जाए तो मटेरियल क्या, दोनों प्लास्टिक से बने, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा डिज़ाइन की देखते हैं बात, तो डिज़ाइन देखिए क्या ये नैरो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अभी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था नोवैक का, ये कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं, फ्लेक्सिबल ट्यूब होते हैं। इसका भी फिगर आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं तो इसका टिप कैसा था, शार्प और राउंडेड फॉर अ स्क्रैपिंग, खुरेचने के लिए मल्टीपल टीथ बना हुआ था। लेकिन इसका देखिए ब्लंट टिप था, डिज़ाइन फॉर सक्शनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है यूजेस, इसका यूजेस क्या है, सैम्पलिंग ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू के लिए, और ये एस्पिरेशन ऑफ यूट्राइन कंटेंट। एस्पिरेशन का मतलब होता है सक आउट, सक्शनिंग, खींचना बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर टाइप, कैसे करेंगे प्रोसीजर टाइप, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए है और ये हमारा थ्योरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट। तो क्या बताइए इसमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो यूजुअली नन और मिनिमल लोकल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड। इसमें लोकल और जनरल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होगा, इसमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें नाम भर की यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां टिपिकल यूज केसेस। तो डायग्नोस्टिक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर है कि नहीं है उसके लिए, इसमें क्या करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए। तो ये सारा डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ कट रहा हो तो, मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी है। कितना नंबर हो चुका है ये, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो 9 नंबर क्या कह रहा है, टिपिकली यूज केसेस, किसके लिए यूज किया जाता है, तो पीछे भी था यही चीज़ लिखा हुआ, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। साइज वेराइटी टिपिकली स्मॉलर, स्पेसिफिक फॉर इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के लिए, कम्स इन वेरियस साइज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर। तो कौन सा है, तो कार्बन कैनुला जो है अलग अलग साइज की आती हैं, ठीक है। रीयूजेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये सिंगल यूजेबल होता है, और ये हम कैन भी सिंगल यूज और यूजेबल, एक बार यूज कर सकते हैं या फिर उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन टेक्निक, मैनुअल स्क्रैपिंग है, मतलब खुद अपने हाथों से कर सकते हैं, और ये सक्शनिंग वेस्ट रिमूवल है, सक्शन करके रिमूव करते हैं हम लोग। आगे स्टेरिलिटी की बात करते हैं तो स्टेराइल होता है और ये सिंगल यूज़ के लिए होते हैं। ये स्टेराइल होते हैं, सिंगल यूज़ और रीयूजेबल आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन के, मतलब स्टेरिलाइजेशन करने के बाद भी हम उसको रीयूजेबल कर सकते हैं। पेन लेवल, इसमें माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट होता है, यानी पेन थोड़ा बहुत तो करेगा। नीचे देखो क्या लिखा है, कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हैविंग सिंगल ओपनिंग एट द टिप, किसमें, ये वाले केस में, जो इंडोमेट्रियल बायोप्सी वाला था ना, उस केस में क्या बोल रहा है, हैविंग सिंगल ओपनिंग एट द टिप। इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग 2 ओपनिंग एट द टिप। याद करो अपोजिट साइड में था, ये मान लो सपोज हमारा कार्बन कैनुला है, तो कार्बन कैनुला के एक इस साइड ओपनिंग था और एक इसके अपोजिट साइड में ओपनिंग था, ट्रायंगुलर शेप का। नहीं अगर याद है तो प्रीवियस लेक्चर्स, शायद लेक्चर नंबर 5 या 6 में आप 6 में देखना, 6 या 7 में देखना, सॉरी टू से 7 में जब आप देखोगे तो उसमें साफ साफ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, 16 नंबर। ये फिगर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 1 मिनट छोटा कर देता हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, 1 मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप कैसा होता है, यहाँ पे देखो, ऊपर वाला पोर्शन जब देखोगे तो आप इसको यहाँ पे कर्व दिखेगा आपको, ठीक है, ऊपर में कर्व दिखेगा, और यहाँ पे देखो 4 to 5 टीथ ऑन ईच साइड, रैट टीथ, चूहे के दांत के तरह यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 5 टीथ आपको दिख रहे हैं, दोनों साइड में होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं ऊपर में ऐसे जाके, और ऊपर टीथ बने होते हैं। उसके बाद ये दोनों ब्लेड के बीच में देखो गैप है,
तो मेक अ नोट ऑफ द गैप बिटवीन द ब्लेड, दोनों ब्लेड के बीच गैप दिख रहा है और ये इनवर्ड कर्व्ड इंड्स है, दोनों अंदर की तरफ ऐसे मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रैचेस प्रेजेंट है, रैचेस लॉक प्रेजेंट एट द एंड। तो सॉरी क्या कर दिया मैंने, तो ये मैंने आपको एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप का आपको फिगर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हम लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन द वाल्सेलम, जो कि पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, पहले या दूसरा लेक्चर में, एंड एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, इसके और वाल्सेलम के बीच डिफरेंस फिगर मैंने बनाया है क्या, एक मिनट रुक जाओ। नहीं फिगर नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको चाहो तो रिपीट कर सकते हो फिगर देख के, ठीक है। चलो अभी डिफरेंस देखते हैं हम लोग, क्या है फीचर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। फीचर देखिए, यहाँ पे है वाल्सेलम फोर्सेप और यहाँ पे है एलिस टिश्यू फोर्सेप। याद रखिएगा एलिस टिश्यू फोर्सेप स्मॉलर इन साइज होता है और ये बिगर इन साइज होता है। पहला डिफरेंसेस तो यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। वाल्सेलम फोर्सेप क्या होते हैं, लार्जर इन साइज, और एलिस टिश्यू फोर्सेप कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। पहला देखते हैं डिजाइन की बात अगर करते हैं तो हम लोग, वाल्सेलम फोर्सेप हैव टू इनवर्ड्स कर्विंग शार्प पॉइंटेड ब्लेड्स एट द एंड which interlock when closed। ये वाल्सेलम के बारे में बता रहा हूँ। और एलिस के बारे में देखो क्या लिख रहा है, एलिस फोर्सेप हैव मल्टीपल शॉर्ट टीथ ऑन द ग्रास्पिंग सरफेस प्रोवाइडिंग अ टूथेंड सेरेटेड ग्रिप। ये तो अभी आप देखे थे ना स्ट्रक्चर जो अभी मैंने पढ़ा है। एक बार चाहेंगे तो वाल्सेलम को भी आपको दिखा देंगे, एक मिनट रुक जाओ। वाल्सेलम, वेट अ मिनट, वाल्सेलम दिखा देता हूँ फिगर आप लोगों को, जरा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेट अ मिनट, आपको मैं वाल्सेलम का फिगर दिखा देता हूं। यहां देखिए ये जो फिगर है वाल्सेलम का है, देख रहे हैं। सबसे पहला वाल्सेलम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा आपको, ये कर्विंग दिख रही है आपको। और मैंने बताया था ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन इसका टिप ऊपर रखेंगे, लिखा था ना, इट हैज़ अ कॉन्केविटी विच फेसेस अपवर्ड व्हेन अप्लाइड, टिप हैज़ मल्टीपल शार्प रैट लाइक टीथ। और इसके बीच में भी गैपिंग है, देखो नोट क्या हो रहा है, द गैप बिटवीन द ब्लेड्स, यानी कि वाल्सेलम में भी ब्लेड के बीच गैप दिख रहा था। और इससे पहले सॉरी, इसके अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था, एलिस फोर्सेप जो पढ़ा, उसमें भी क्या था कि दोनों ब्लेड के बीच गैपिंग था, लेकिन वो ब्लेड सीधे थे, ये थोड़े से कर्व्ड है इनवर्ड की तरफ, ठीक है। पहला चीज, उसमें मल्टीपल टीथ थे, 4 to 5 टीथ था। इसमें क्या लिखा, टिप हैज अ मल्टीपल 60 टीथ। इसमें ये नहीं बता रहे कि कितना नंबर होगा, देखो क्या लिखा है पोस्टीरियर। तो ये सारा चीज, तो ये डिफरेंसेस और वहां पे डिफरेंसेस अभी मैच कर लेते हैं। ये हो चुका था, ये भी हो चुका है। एलिस फोर्सेप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीधा है। हाँ अब देखिए पढ़ के, वाल्सेलम फोर्सेप हैव टू इनवर्ड्स कर्विंग, है ना, इनवर्ड्स कर्विंग शार्प पॉइंटेड ब्लेड एट द एंड विच इंटरलॉक व्हेन क्लोज्ड। जब क्लोज करते तो इंटरलॉक हो जाएगा, इसके बारे में तो आपको पता है। दूसरा है प्राइमरीली यूज, किसके लिए किया जाता है, तो प्राइमरीली यूज इन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर टू होल्ड द एंड मैनिपुलेट द सर्विक्स और यूट्रस। यूट्रस और सर्विक्स को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे वाल्सेलम का। याद करो, टिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करने के लिए यूज करते थे, लेकिन इसका क्या है, यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग द टिश्यू लाइक फेसिया और स्किन, कॉमनली इन जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में हम स्किन पकड़ने के लिए या स्किन का फेसिया होल्ड करने के लिए हम एलिस फोर्सेप का यूज करते हैं, एलिस टिश्यू फोर्सेप। नाम में ये एलिस टिश्यू फोर्सेप, लेकिन वाल्सेलम जो था वो सर्विक्स के और यूट्रस को होल्ड करने के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट, तीसरा ग्रिप की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग
firm grip due to sharp pointed that penetrates the tissue ensuring a secured hold। क्योंकि इसके पास मल्टीपल टीथ हैं तो जहां पे ये जाएगा लॉक होगी, रैचेट जैसी लॉक होगी तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप देगी बिल्कुल। ये क्या है, ऑफर्स अ मॉडरेट ग्रिप विथ द टूथेन टिप्स दैट होल्ड्स टिश्यू सिक्योरली विथ मिनिमल पेनिट्रेशन। इसमें उतना पेनिट्रेशन नहीं होता जितना इसमें पेनिट्रेशन होता है, और सिंपल सी बात है जिसमें जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो डीप टिश्यू पकड़ाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर कमांड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा की मैं बात करता हूँ ट्रॉमा। तो जाहिर सी बात ये ज़्यादा धस रहा है ना, ये ज़्यादा पेनिट्रेट हो रहा है तो ये ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। हायर पोटेंशियल फॉर टिश्यू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द शार्प पॉइंट्स मेकिंग देम सुटेबल फॉर फॉर्मली टिश्यू। ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो जब ज़्यादा पेनिट्रेट होगा तो टिश्यू को, सर्विक्स के टिश्यू को, यूट्रस के टिश्यू को ज़्यादा हार्म करेगा। यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल फॉर टिश्यू ट्रॉमा बिकॉज द टीथ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रेशर ओवर द वाइडर एरिया। क्योंकि इसके पास मल्टीपल टीथ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है फोर्स प्रेशर चारों तरफ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, पांचवा लास्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर करूँगा, थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन देख लीजिए। यूज्ड इन प्रोसीजर रिक्वायरिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन टफर टिश्यू सच एज ड्यूरिंग सर्वाइकल डायलेशन और बायोप्सी के वक्त हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यूज्ड फॉर ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग द टिश्यू इन वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग होल्डिंग बैक फ्लैप्स ऑफ द टिश्यू। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिया बढ़िया से। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कितना पॉइंट हो चुका था, 5 हो चुका है, ये हमारा 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। अगर मैं मटेरियल की पहले बात करता हूं तो क्या है, टिपिकली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। ऑल्सो टिपिकली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड ईज ऑफ, यानी कि दोनों स्टेनलेस स्टील से बने हैं। ठीक है, साइजेस एंड वेरिएशंस की बात करते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज टू एकोमोडेट वेरियस गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, मतलब अलग अलग शेप साइज के आते हैं। अवेलेबल इन वेरियस लेंथ एंड टिप कॉन्फ़िगरेशन टू सूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्जरीज एंड होल्डिंग द टिश्यू, अलग अलग आएंगे। स्पेशल फीचर में क्या बोल रहा है कि द पॉइंटेड टिप्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू पेनिट्रेट एंड होल्ड द सर्विक्स और अदर टिश्यू, टफ टिश्यू फॉर्मली। तो अदर टिश्यू जो कि टफ है और सर्विक्स को होल्ड करने में ज़्यादा आसानी है। यहाँ क्या बोल रहा है, द टूथेन डिजाइन इज इंटेंडेड टू होल्ड द डेलिकेट टिश्यू विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। यानी कि सिंपल सी बात है कि एलिस टिश्यू फोर्सेप में ज़्यादा टिश्यू का डैमेज नहीं होगा एज कंपेयर टू द वल्सेलम में। और वल्सेलम का भी मैंने फिगर आपको दिखा दिया और एलिस टिश्यू फोर्सेप का भी मैंने फिगर आपको दिखा दिया है। होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं, यूजेस के बारे में देखिए, वही सारा बात है। टू होल्ड टफ नॉन बल्की टिश्यू लाइक, किसकी यूजेस के बारे में बात कर रहा है, नॉन टफ है तो जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है ना, होल्ड कैसा करेंगे, होल्ड टफ नॉन बल्की टिश्यू लाइक द रेक्टस सीथ वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द एब्डोमेन फॉर एनी सर्जरी लाइक सिजेरियन या फिर हिस्टेरेक्टोमी, और टू होल्ड वेजाइनल वॉल्ट इन एंटीरियर कॉल्फोरेफी, वीवीएफ रिपेयर, फॉथर गिल्स ऑपरेशन एंड एनाल स्पिंक्चर्स इन पेरिनियल टियर। तो क्या कह रहा है, ये सारे केस में एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप का हम यूज कर सकते हैं उस टिश्यू को होल्ड करने के लिए। आपको फॉथर गिल्स भी मैंने बताया था, एम्प्यूटेशन ऑफ सर्विक्स था, वीवीएफ रिपेयर नहीं बताया था, मैं इसको लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद हिस्टेरेक्टोमी तो आप जानते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द सर्विक्स। सिजेरियन सेक्शन में एब्डोमेन का अगर कोई सिजेरियन सेक्शन हो रहा है उस वक्त हम इसका यूज कर सकते हैं रेक्टस सीट को होल्ड करने के लिए वाइल क्लोजिंग द एब्डोमेन फॉर एनी सर्जरी। ठीक है,
तो रेक्टस शीथ क्या होता है, तो आप एनाटॉमी पे आप हो सकता है पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार आप जरूर इसके बारे में सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू होल्ड द एंगल्स ऑफ द यूट्राइन इंसिजन बेस्ट इन ग्रीन आर्मिटेज, बेस्ट इज ग्रीन आर्मिटेज। देखो क्या होता है कि अगर मान लो ये यूट्रस है हमारे पास, ठीक है, LSCS में हम क्या करते हैं, इंसिजन ऐसे देते हैं ना, ये हमारा LSCS है, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, LSCS इस तरीके से दिया जाता है। तो यूट्रस के लोअर पोर्शन में क्या करते हैं, हम एक कट देते हैं, सिजेरियन देते हैं, ताकि इससे बच्चे को डिलीवरी करा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, टू होल्ड द एंगल ऑफ द यूट्राइन इंसिजन, अगर जहां पे इंसिजन दिए हो ना, ये कट किए, तो उसके बाद ये दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको इंसिजन वाला पार्ट को होल्ड करने में भी मदद करेगा। क्या बात समझ में आ गया? LSCS के दौरान भी ये याद रखना। लेकिन अगर आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, एक दे रखा है आपको एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स वर्सेस दूसरा अगर दे रखा है आपको ग्रीन आर्मिटेज इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आपको बोले कि दोनों में से कौन बेस्ट है, तो याद रखिएगा बेस्ट कौन सा होगा, ग्रीन आर्मिटेज बेस्ट होगा। किसको होल्ड करने के लिए, एंगल ऑफ द यूट्रस को ड्यूरिंग द इंसिजन के लिए, तो उस वक्त ग्रीन आर्मिटेज को याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है टू होल्ड द एपेक्स ऑफ एपिजियोटमी व्हाइल स्टिचिंग इट। एपिजियोटमी आपको पता है क्या होता है कि वेजाइना की लोअर मोस्ट पोर्शन और एनस का लोअर मोस्ट पोर्शन के बीच में डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी एक ऐसे बेबी को जन्म दे रही है जिसका बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, जिसका बेबी का हेड साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसको हम लोग मैक्रोसिफेलिक केस कहते हैं, या बेबी जो है वो ओवर्ट है, ओवर्ट इन साइज़ है, एक्सेसिव इन साइज़ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बेबी जो है वो पोस्ट टर्म बेबी है, और पोस्ट टर्म वाले बेबी क्या होते हैं, 4 kg से ऊपर उसका वेट होता है। तो जब कोई हेवी बच्चा माँ के गर्भ से अगर पैदा ले रहा होगा, तो उस वक्त क्या होता है कि जब वेजाइनल ओपनिंग से वो डिलीवरी हो रहा होगा बच्चा, तो काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है पेरिनियम एरिया पे। पेरिनियम एरिया कौन सा होता है, तो पेरिनियम एरिया वो एरिया है जो वेजाइना का लास्ट पोर्शन और एनस का लास्ट पोर्शन के बीच में जो स्पेस है फीमेल का, दैट इज कॉल्ड अ पेरिनियल एरिया। उस पेरिनियम एरिया पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ने के कारण वो टीयर हो जाता है, जिसको हम लोग पेरिनियल टीयर कहते हैं। तो पेरिनियल टीयर ना हो, हम पेरिनियम को एक हाथ से सपोर्ट देते हैं, वेजाइना का लास्ट पोर्शन और एनस का स्टार्टिंग पोर्शन के बीच का जो स्पेस होता है, हम उस पर हैंड से, लेफ्ट हैंड नॉन डोमिनेटिंग हैंड से सपोर्ट करते हैं और एक हाथ से बेबी को डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो बेबी इतना हैवी बच्चा जब पैदा ले रहा होगा, जन्म ले रहा होगा, बर्थ कैनाल से बाहर निकल रहा होगा, तो पेरिनियल बॉडी पे असर ना पड़े, वो ब्रेक ना कर जाए, टीयर ऑफ पेरिनियम ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। या फिर अगर मुझे पहले से ही चांसेस लग रहा है कि बेबी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और उसको डिलीवरी कराना बहुत ही ज़रूरी है, इमरजेंसी में तुरंत कराना है, और अगर वेजाइनल पाथ से ही डिलीवरी कराना है, तो हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को कट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिजियोटमी। एपिजियोटमी कुछ नहीं है, वेजाइना का नीचे वाला सबसे पोर्शन को वहां से पकड़ के एनस के तरफ होल्ड करके उसको बीच से काट देते हैं। या तो मीडियल एपिजियोटमी देंगे, बीच बीच से काटेंगे, या फिर बीच से काट के लेटरल चले जाएंगे बटक के तरफ। तो एपिजियोटमी दो तरीके से दिया जाता है, एक तो मीडियल एपिजियोटमी दिया जाता है एकदम सीधे सीधे, और एक सीधे देके थोड़ा सा टर्न ले लिया जाता है, जिसको बोलते हैं मीडियो लेटरल एपिजियोटमी। एपिजियोटमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम सीजर से वेजाइना की लोअर मोस्ट पोर्शन को हल्का कट कर देते हैं, ताकि जो बच्चा निकल पा रहा है वो उस रास्ते में फंस ना जाए, उसकी प्रॉपर तरीके से डिलीवरी हो पाए, इसलिए हम एपिजियोटमी केस करते हैं। तो जब एपिजियोटमी कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए कोई हमके पास फोर्सेप चाहिए ना, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप चाहिए अपने पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते। टू होल्ड द फंडस ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, जब पेट को फाड़कर, मतलब कि एब्डोमिनल को सर्जरी देके, और क्या बोला, टू होल्ड द फंडस ऑफ द यूट्रस डूइंग एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, जब एब्डोमिनल मतलब कि एब्डोमिन में चीरा लगा के यूट्रस को निकाला जा रहा है, तो यूट्रस को किससे पकड़ेंगे पहले हम, ये एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स से।
यूट्रस का ब्रॉडर पार्ट, ये वाला जो है हमारा पार्ट है, ये ब्रॉडर पार्ट है, ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूट्रस है। तो ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूट्रस को हम किससे होल्ड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। याद रखना, यूट्रस का वो पार्ट जो चौड़ा है, ब्रॉडेस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ फंडस। यूट्रस का वो पार्ट जो नीचे नैरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थमस। ठीक है, ये बात पता है आपको। ये क्या होता है हमारा नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थमस। एक स्थमस यहाँ आता है, एक स्थमस फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो कंफ्यूजन मत करना कि सर स्थमस यहाँ पे कैसे आ गया। तो ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड अ फंडस। तो ये फंडस को होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब पेट में चीरा लगा के यूट्रस को रिमूव आउट करते हैं तो उस वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल्सेलम कैन ऑल्सो बी यूज्ड। याद रखिएगा, एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप तो यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ वल्सेलम का भी यूज कर सकते हैं। और व्हेन फंडस इज डिलीवर्ड इन हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है टू होल्ड द फाइब्रॉइड्स वाइल डूइंग मायोमेक्टोमी। तो वल्सेलम को भी यूज कर सकते हैं। फाइब्रॉइड यानी कि कुछ अलग से फाइबर्स बन गए हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तो उसको होल्ड करने के लिए भी हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप वर्सेस वल्सेलम के बीच का डिफरेंसेस पता चला होगा, और साथ ही साथ आपको इपिजियोटमी का भी कॉन्सेप्ट पता चला होगा। घबराइए मत, जब गायनी का लेक्चर हम लोग चालू करेंगे तो उसमें एपिजियोटमी को डिटेल में देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉचर्स फोर्सेप। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में इसको हम डील करेंगे। आई होप सो लेक्चर नंबर 8 में जितना भी इंस्ट्रूमेंट आपको डील किया गया है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ प्यार एंड सपोर्ट आप लोग ज़रूर बनाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूं मैं आपके लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारे इंस्ट्रूमेंट को पहले एक साथ रख दिया जाए, सारा डिटेल पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आप देखना एम्स नॉर्सेट जैसी एग्जामिनेशन में, ESIC जैसी एग्जामिनेशन में, ये सब में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा रही है। सो आप प्रिपेयर रहें इंस्ट्रूमेंट को लेके। आपकी इंस्ट्रूमेंट में इस कदर कर दूंगा ताकि जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप एक बार में आप आंसर मारोगे कि चलो सर मेरा तो काम बन गया। तो आपको इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। मैं जान रहा हूं कि थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आप मेरे पे बिलीव कीजिए कि जिस दिन ये आपका कंप्लीट होगा आप उस दिन मेरे को ज़रूर आप बताओगे कि हाउ इट इज़ गोना बी इफेक्टिव। समझ रहे हो? तो ये गारंटीड है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इस लेक्चर्स को यहीं पे कंक्लूड करता हूं और मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू।